आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज ट्रायल एंड एरर थ्योरी ऑफ लर्निंग का लास्ट लेक्चर है जिसका नाम है लॉज ऑफ लर्निंग। एडवर्ड ली थॉर्नडाइक ने लॉज ऑफ लर्निंग जो है वो प्रेजेंट किए थे, जिसको आज हम स्टडी करेंगे। एडवर्ड ली थॉर्नडाइक ने जो है वो 3 प्राइमरी लॉज ऑफ लर्निंग जो है वो दिए थे, जिसमें सबसे पहला है लॉ ऑफ रेडीनेस, लॉ ऑफ इफ़ेक्ट, लॉ ऑफ एक्सरसाइज, जिसको हम लॉ ऑफ प्रैक्टिस भी कहते हैं। इसके अलावा 4 जो है और लॉज थे जो कि मैं इसी वीडियो में आपको बताऊंगी। तो सबसे पहले हम इन 3 लॉज को, जो कि प्राइमरी लॉज हैं, इनको हम स्टडी करते हैं। सबसे पहले लॉ ऑफ रेडीनेस क्या होता है? लॉ ऑफ रेडीनेस ये है कि इंडिविजुअल लर्न्स बेस्ट व्हेन दे आर फिजिकली, मेंटली एंड इमोशनली रेडी टू लर्न। एक इंडिविजुअल किसी भी चीज़ को लर्न कब करेगा, कब अच्छे से लर्न कर सकता है? जब वो मेंटली, फिज़िकली, इमोशनली हर तरह से रेडी है उस चीज़ को लर्न करने के लिए। जब तक आप लर्निंग के लिए रेडी नहीं होगे तब तक आप उस चीज़ को लर्न नहीं कर सकते हो। जैसे अगर हम एग्जाम्पल लें, जो छोटे बच्चे होते हैं, जब आप उनको पढ़ाने के लिए बैठते हो, आप उनको कहते हो कि होमवर्क कर लो, तो वो क्या है, उनका माइंड जो है वो उस वक्त पढ़ने की तरफ नहीं होता है, लर्निंग की तरफ नहीं होता। वो जो है बैठे हुए आपसे जो है वो बातें कर रहे होते हैं कि मुझे वहाँ लेके जाएंगी आप, मेरी टीचर ने मुझे ऐसा कहा था, मेरा फ्रेंड जो है ना उसके साथ ये हुआ। तो वो आपसे ऐसे बातें कर रहे होंगे, यानी कि वो उस वक्त रेडी नहीं होते लर्न के लिए। तो जब वो लर्निंग के लिए रेडी ही नहीं होंगे तो वो उस चीज़ को लर्न भी नहीं कर पाएंगे। तो लॉ ऑफ रेडीनेस यही कहता है कि इंडिविजुअल उस वक्त तक बेस्ट लर्निंग नहीं कर सकता जब तक वो रेडी ना हो। लर्निंग के लिए रेडी होना बहुत ज़रूरी है। सेकेंड लॉ आता है लॉ ऑफ इफ़ेक्ट। लॉ ऑफ इफ़ेक्ट ये कहता है कि कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ बिहेवियर एक्ट to modify the future probability of occurrence of that behavior। आपके बिहेवियर के जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं वो ये डिसाइड करते हैं कि आपने ये बिहेवियर फ्यूचर में अगेन परफॉर्म करना है, एक्ट करना है या नहीं। जैसे आपने अभी कोई अच्छा बिहेवियर किया, आपने किसी की हेल्प की, लेकिन आपको जो है अप्रिशिएट नहीं किया गया, तो अब जो उस बिहेवियर के कॉन्सिक्वेंसेस हैं, यानी कि आपने बिहेवियर तो अच्छा किया लेकिन उसके कॉन्सिक्वेंसेस आपको वैसे नहीं मिले जैसे आप चाह रहे थे। तो अब क्या है, वो कॉन्सिक्वेंसेस आपको ये बता रहे हैं कि अब ये बिहेवियर मैंने वापस नहीं करना, क्योंकि फ़ायदा तो कुछ होता ही नहीं है करने का, जो मैं चाहता हूँ वो तो होता ही नहीं है। ठीक है, तो ये है लॉ ऑफ इफ़ेक्ट कि जो हमारे बिहेवियर होता है उसके कॉन्सिक्वेंसेस जो होते हैं जैसे होंगे, तो उसकी बेस पे हम ये अंदाज़ा करते हैं या हम ये सोचते हैं कि हमने ये फ्यूचर में ये बिहेवियर करना है या नहीं करना, ये फ्यूचर में ये बिहेवियर अकर होगा या नहीं होगा। तो ये है लॉ ऑफ इफ़ेक्ट। इसके बाद आता है लॉ ऑफ एक्सरसाइज, जिसको हम लॉ ऑफ प्रैक्टिस भी कहते हैं। ये लॉ बहुत ही सिंपल है। इट स्टेट्स दैट रेपिटिशन ऑफ सम एक्ट मेक्स दैट एक्ट मोर प्रोबेबल इन द फ्यूचर। आपने एक दफ़ा कोई चीज़ लर्न की है, अगर आप उसको अगेन एंड अगेन रिपीट करते जाओगे तो वो फ्यूचर में वो एक्ट आपका और बेहतर होता जाएगा। जैसे हम कहते हैं कि अगर आप कोई चीज़ लर्न करते हो उसको रिपीट करते रहना चाहिए, वरना हम भूल जाते हैं। तो अब जो लॉ ऑफ एक्सरसाइज है इसके 2 पार्ट्स हैं, एक है लॉ ऑफ यूज़ और दूसरा है लॉ ऑफ डिसयूज़। लॉ ऑफ यूज़ क्या कहता है कि द मोर एन एसोसिएशन इज़ यूज्ड द स्ट्रॉन्गर इट बिकम्स। आपकी जो एसोसिएशन बनी हुई है, यानी स्टिमुलस और रिस्पॉन्स के बीच में आपके नर्वस सिस्टम में एक कनेक्शन या जो एसोसिएशन बनी हुई है, अगर आप उसको अगेन एंड अगेन यूज़ करते रहोगे, आप उसको रिपीट करते रहोगे, तो वो और स्ट्रॉन्ग होती जाएगी। जैसे वो कैट वाला जो एक्सपेरिमेंट था, अगर उसके अंदर वो कैट को जो है वो रोज़ ही इस तरह का सिचुएशन उसको फेस करनी पड़ रही थी, यानी वो एडवर्ड ली थॉर्नडाइक वो एक्सपेरिमेंट उन्होंने सिर्फ एक दफ़ा करवा कर ही नहीं उसने लर्न करवा दिया उसको, कैट को, कि उसने इस तरह लैच को ओपन करना है क्लिक और जो है वो डोर ओपन हो जाएगा।
तो ये उसने मल्टीपल टाइम्स किया, यानी उसने बार बार रिपीट किया, तभी जो है उसने ये चीज़ लर्न की, उसकी एसोसिएशन जो है वो और स्ट्रोंगर होती गई। दूसरा पार्ट है लॉ ऑफ डिसयूज, ये उसका ही अपोजिट है। द लेस एन एसोसिएशन इज यूज द वीकर इट बिकम्स। जो एसोसिएशन बनाई है स्टिमुलाई और रिस्पॉन्स के बीच में, अगर आप उसको यूज़ कम करोगे, अगर आप उसको रिपीट नहीं करोगे, तो वो एसोसिएशन एक दिन ऐसा आएगा कि वो एसोसिएशन बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएगी, आप वो चीज़ बिल्कुल भूल जाओगे, आपको नए सिरे से जो है वो वापस चीज़ स्टार्ट करनी पड़ेगी। तो ये थे वो 3 लॉज जिसको हम प्राइमरी लॉज ऑफ लर्निंग भी कहते हैं। इसके बाद कुछ और लॉज भी हैं जो कि एडवर्ड ली थॉर्नडाइक ने जो है वो प्रेजेंट किए थे, उसको भी हम स्टडी कर लेते हैं। इन एडिशन टू दीज 3 लॉज, थॉर्नडाइक ऑल्सो प्रोवाइडेड द इम्पॉर्टेंट लॉज। लॉ ऑफ मल्टीपल रिस्पॉन्स, जिसको हम लॉ ऑफ वेराइड रिएक्शंस भी कहते हैं। सेकेंड है लॉ ऑफ एटीट्यूड, विच वी ऑल्सो कॉल्ड लॉ ऑफ सेट, लॉ ऑफ एनालॉगी, लॉ ऑफ एसोसिएटिव शिफ्टिंग। वन बाय वन हम इसको स्टडी करेंगे। लॉ ऑफ मल्टीपल रिस्पॉन्स या फिर लॉ ऑफ वेराइड रिएक्शन क्या कहता है कि व्हेन एन इंडिविजुअल इज कन्फ्रंटेड विद अ न्यू सिचुएशन ही रिस्पॉन्ड्स इन अ वैरायटी ऑफ वेज बिफोर अराइविंग एट अ करेक्ट रिस्पॉन्स। लॉ ऑफ मल्टीपल रिस्पॉन्स ये कहता है कि जब इंडिविजुअल किसी नई सिचुएशन को फेस करता है या कोई नई सिचुएशन जब उसके सामने आती है, तो वो पहली ही अटैम्प्ट में उसको सही नहीं कर लेगा, यानी पहली ही अटैम्प्ट में वो चीज़ लर्न नहीं हो जाएगी उसको, बल्कि वो क्या करेगा, वो मल्टीपल रिस्पॉन्सेज जो है वो करेगा पहले, और उसके बाद एक ऐसा टाइम आएगा जब वो करेक्ट रिस्पॉन्स पे अराइव करे। जैसे अगर आप कोई चीज़ ढूंढ रहे होते हो, किसी नई जगह गए हो, आपको किसी क्लास का या किसी ऑफिस में जाना है या कोई ऑफिस ढूंढ रहे हो और वो बिल्डिंग आपके लिए बिल्कुल नई है, तो डायरेक्ट ये नहीं होगा कि आप उसी रूम में पहुंच जाओ, आप पहले जो है वो दूसरे रूम में जाके देखोगे, उनसे पूछोगे कि ये उनका रूम है या मुझे उनसे मिलना है, वो मुझे कहाँ मिलेंगे। तो ये होता है लॉ ऑफ मल्टीपल रिस्पॉन्स। फिर जो है ये रिस्पॉन्सेस करने के बाद, मतलब पहले आप कुछ रिस्पॉन्सेस करोगे, कुछ एरर होंगे, उसके बाद एक ऐसा टाइम आएगा जब आप उस रूम तक जिनसे आप मिलने आए हो उस रूम को अप्रोच करोगे, और फिर जो है नेक्स्ट टाइम जब आप आओगे तो फिर आपको ये नहीं होगा कि मुझे जो है पहले यहाँ जाना है, मुझे रूम नहीं पता, तो आप डायरेक्ट उस रूम के अंदर जाओगे जिससे आप मिलने आए हो। तो इसको हम कहते हैं लॉ ऑफ मल्टीपल रिस्पॉन्स, कि जब इंडिविजुअल किसी नई सिचुएशन के सामने होता है या कोई नई सिचुएशन फेस करता है, तो उसमें डायरेक्ट ही वो करेक्ट रिस्पॉन्स को अराइव नहीं करेगा, पहले वो एरर करता है, फिर चीज़ लर्न होगी। इसके बाद आता है लॉ ऑफ एटीट्यूड, जिसको हम लॉ ऑफ सेट भी कहते हैं। ये लॉ ये कहता है द लर्नर परफॉर्म्स द टास्क प्रॉपरली इफ ही हैज़ डेवलप्ड अ हेल्दी एटीट्यूड टुवर्ड्स द टास्क। एक इंडिविजुअल या जो लर्नर है, जो चीज़ उसने लर्न की है उसको अब परफॉर्म भी करना है, ठीक है। जो चीज़ उसने लर्न की है उसको वो प्रॉपरली परफॉर्म तब ही कर पाएगा जब उसका उस टास्क के लिए एक हेल्दी एटीट्यूड होगा। तो जैसे एक इंडिविजुअल है, उसका नेक्स्ट डे उसका एग्ज़ाम है, अब वो उस एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कर रहा है, उसने वो अच्छे से उसके लिए प्रिपेयर किया हुआ है। अब नेक्स्ट डे उसका एग्ज़ाम है, यानी कि अब वो टाइम आ गया है जब उसको टास्क परफॉर्म करना है जो उसने लर्न किया था। तो अब ये टास्क वो अच्छे से तभी कर पाएगा जब उसका उसके लिए उस टास्क के लिए एक हेल्दी एटीट्यूड होगा, यानी उसको कोई टेंशन या कोई एंजाइटी या कोई परेशानी नहीं होगी, बल्कि उसने ये सोचा हुआ है कि मैं जो है वो कर लूँगा, मेरा पेपर बहुत अच्छा होगा, मुझे टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैंने अच्छे से प्रिपेयर किया हुआ है। तो इसको हम कहते हैं लॉ ऑफ एटीट्यूड, कि आप कोई भी एक्शन उस वक्त तक अच्छा नहीं कर सकते हो जब तक आपका उस एक्शन के लिए एक हेल्दी, एक पॉजिटिव एटीट्यूड नहीं है। जब तक आप उस एक्शन के लिए आपका एटीट्यूड ही नेगेटिव होगा, आप उसके बारे में नेगेटिव सोचे जा रहे हो, तो वो एक्शन आपका कभी भी अच्छे से परफॉर्म नहीं हो पाएगा। तो टास्क को परफॉर्म करने के लिए आपका एक हेल्दी एटीट्यूड डेवलप होना भी बहुत ज़रूरी होता है। इसके बाद आता है लॉ ऑफ एनालॉगी। It states that an individual responds to a new situation on the basis of the responses made by him in similar situations in the past. Law of analogy ये कहता है
कि एक इंडिविजुअल जब किसी न्यू सिचुएशन को फेस करता है और वो सिचुएशन जो है किसी पुरानी सिचुएशन से मिलती जुलती है, तो वो उस न्यू सिचुएशन में भी वैसा ही रिस्पॉन्स करेगा जैसा उसने उस पुरानी सिचुएशन में किया था। जैसे एक स्टूडेंट है जो कॉलेज से पास आउट होके यूनिवर्सिटी में जाता है। अब यूनिवर्सिटी में उसको एक ऐसा टीचर मिलता है जो उसको लगता है कि इनकी पर्सनैलिटी जो है, जैसे मेरे कॉलेज के टीचर थे वैसी ही पर्सनैलिटी है इनकी, तो इनको जो है मुझे यूनिवर्सिटी में वैसे ही लेके चलना होगा, मतलब इनके साथ मेरा वैसा ही बिहेवियर होना चाहिए जैसा मेरे पुराने टीचर के साथ था। ये ऐसे बिहेवियर के साथ जो है ये टीचर खुश रहेंगे और इस तरह मेरी मार्किंग वगैरह भी अच्छी होगी। तो इसमें क्या हुआ कि उस इंडिविजुअल ने अपने पुराने या पास्ट एक्सपीरियंस की बेस पे, जो उसके वहाँ रिस्पॉन्सेस थे उनकी बेस पे उसने इस न्यू सिचुएशन में वैसा ही रिस्पॉन्स किया। तो इसको हम कहते हैं लॉ ऑफ एनालॉजी। इसके बाद लास्ट आता है लॉ ऑफ एसोसिएटिव शिफ्टिंग। इट स्टेट्स दैट अ लर्न्ड बिहेवियर कैन बी शिफ्टेड फ्रॉम वन स्टिमुलस टू अनदर स्टिमुलस। लॉ ऑफ एसोसिएटिव शिफ्टिंग ये है कि जब आप कोई बिहेवियर लर्न कर लेते हो, कोई रिस्पॉन्स लर्न कर लेते हो, तो वो रिस्पॉन्स एक स्टिमुलस से दूसरे किसी स्टिमुलस की तरफ शिफ्ट हो सकता है। यानी कि ऐसा नहीं होगा कि अगर आपने कोई एक चीज़ लर्न की है, वहाँ एक स्टिमुलस और एक रिस्पॉन्स है, तो ज़रूरी नहीं कि जो आपने वहाँ रिस्पॉन्स लर्न किया है तो ये रिस्पॉन्स, ये लर्निंग आपके तब ही काम आएगी जब वही सेम स्टिमुलस आप कभी फेस करोगे। तो ऐसा नहीं होगा। एडवर्ड ली थॉर्नडाइक ने ये कहा कि स्टिमुलस जो है वो चेंज हो सकता है, तो उसके अकॉर्डिंग आपका जो रिस्पॉन्स है वो शिफ्ट हो जाएगा। जैसे अगर हम एक एग्जांपल लेते हैं कि एक छोटा बच्चा है, उसको हम दरवाज़ा खोलना सिखाते हैं कि दरवाजे को ऐसे खोला जाता है। तो अब उसने उस वो डोर स्टिमुलस था और उसका उस दरवाजे के लिए रिस्पॉन्स, यानी कि उसको खोलना उसका रिस्पॉन्स था। तो ये उसने लर्न कर लिया, एक एसोसिएशन बन गई, एक कनेक्शन बन गया उसके नर्वस सिस्टम में। तो ये हो गई लर्निंग। अब लॉ ऑफ एसोसिएटिव शिफ्टिंग क्या कहता है कि वो जो बच्चा है उसने दरवाज़ा खोलना तो सीख लिया, लेकिन अगर वो किसी के घर जाता है, किसी चाचू के घर, मामू के घर अगर वो जाता है अपने, तो वहाँ जाके वो वहाँ पे अगर अलमारी वगैरह है, कोई ड्रॉल खोलना है, कोई कैबिनेट है, तो वो उसको जो है वो इजीली खोल सकता है। यानी वो स्टिमुलस तो चेंज हो गया कि घर में आपने उसको दरवाज़ा खोलना सिखाया था, लेकिन वहाँ जाके वो कैबिनेट खोल रहा है, वो ड्रॉल खोल रहा है, तो वहाँ पे आपको वो चीज़ उसको सिखाने की ज़रूरत नहीं होगी। उसका वो रिस्पॉन्स जो है वो उस स्टिमुलस से दूसरे स्टिमुलस की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, क्योंकि उसने वो चीज़ लर्न की हुई है, तो उसके अंदर उसके रिस्पॉन्स में शिफ्टिंग हो जाएगी। तो ये है लॉ ऑफ एसोसिएटिव शिफ्टिंग। इसके अलावा एडवर्ड ली थॉर्नडाइक ने भी जो है इस लॉ ऑफ एसोसिएटिव शिफ्टिंग के लिए एक एक्सपेरिमेंट किया था। उन्होंने जो है एक कैट को ये लर्न कराया था कि उसको अगर आप कमांड दो कि खड़ी हो जाओ, यानी आप कैट को कमांड दो कि खड़ी हो जाओ, तो वो कैसे हो, ये चीज़ उसको लर्न कराना था कि आप कैट को कहो और वो खड़ी हो जाए। तो एडवर्ड ली थॉर्नडाइक ने ये चीज़ उसको लर्न करवाई। तो वो कैसे करवाई थी कि इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था। उन्होंने एक फ़िश का पीस लिया था और उसको हैंग कर दिया, यानी अपने हाथ से ऊपर लटका के रखा फ़िश को, और वो कैट बैठी हुई थी। जैसे ही वो फ़िश लेके उस कैट के पास आए तो बिल्ली जो है वो खड़ी हो गई उस फ़िश को लेने के लिए। तो यही एक्सपेरिमेंट, ये जो चीज़ है इन्होंने अगेन एंड अगेन जो है वो अप्लाई की, परफॉर्म की उस कैट के साथ। तो एक टाइम ऐसा आया कि जब एडवर्ड ली थॉर्नडाइक जो है वो कैट उस फिश के बगैर आए, उन्होंने जो है उसको कमांड दी कि स्टैंड अप, तो वो कैट जो है वो स्टैंड अप हो गई। वहाँ पे वो फिश मौजूद नहीं थी, लेकिन उसकी कमांड पे जो है वो स्टैंड अप हो गई। यानी उसका जो वो रिस्पॉन्स जो उसने उस फिश के लिए लर्न किया था वो शिफ्ट हो गया है उनकी कमांड की तरफ। यानी अब यहाँ पे स्टिमुलस क्या हुआ, कमांड है कि एडवर्ड ली थॉर्नडाइक ने कहा कैट को स्टैंड अप, तो वो स्टैंड अप हो गई, क्योंकि उसने वो स्टैंड अप होने का तो आर्ट लर्न कर लिया था, उसने वो रिस्पॉन्स तो लर्न किया हुआ था। बस यहाँ पे क्या हुआ है कि उस स्टिमुलस से दूसरे स्टिमुलस की तरफ उसका रिस्पॉन्स जो है शिफ्ट हुआ है। तो इसको हम कहते हैं लॉ ऑफ एसोसिएटिव शिफ्टिंग। तो आज जो है
ट्रायल एंड एरर थ्योरी ऑफ लर्निंग यहाँ पे ख़त्म होती है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये थ्योरी कंप्लीट समझ आई होगी। अगर अभी भी आपका कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और अगर आप मुझे मेरी टीचिंग के अबाउट कोई फीडबैक या सजेशन देना चाहें तो मोस्ट वेलकम। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।